अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का नर्सरी एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है इलनेस बिहेवियर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल्स हु आर इल, वो इंडिविजुअल जो बीमार हैं, जनरली एक्ट इन अ वे दैट मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट कॉल्ड इलनेस बिहेवियर। मतलब कि जिस वे में जब जो बीमार होता है वो बिहेव करता है, उसी बिहेवियर को क्या कहा गया? इलनेस बिहेवियर कहा गया। मतलब कि जब कोई इंसान जो है वो बीमार हो जाता है तो उसका रिएक्शन या फिर बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसी को मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट ने इसी बिहेवियर को इलनेस बिहेवियर कहा है। से फॉर एग्जांपल, कोई बुखार होने पर बेड पर सो जाता है, रेस्ट लेता है, तो ये इलनेस बिहेवियर होता है। या फिर कोई कोल्ड होने पर भी जो है वो नॉर्मल लाइफ जीता है, तो उसका इलनेस बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होगा। सिंपल भाषा में हर इंसान जो है वो इलनेस का अलग तरीके से रिएक्शन देता है, इसी को हम इलनेस बिहेवियर कहते हैं। देन उसके बाद इट इन्वॉल्व्स हाउ पीपल मॉनिटर देयर बॉडीज, डिफाइन एंड इंटरप्रेट देयर सिम्टम्स, टेक रेमेडियल एक्शंस एंड यूज हेल्थ केयर सिस्टम्स। इलनेस जो है, इलनेस बिहेवियर जो है, चार चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, पहला अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना, मतलब मॉनिटरिंग सिम्टम्स। जैसे किसी को सर्दी हो रही हो तो वो क्या करता है, वो चेक करेगा कि सिर्फ कोल्ड है या फिर उसको जो है वो फीवर भी हो रहा है। ठीक है ना, अगर किसी को सर्दी हो रही है तो वो क्या करता है, चेक करेगा क्या उसको खाली जो है, क्या सिर्फ उसको कोल्ड हो रहा है, सर्दी हो रही है, या फिर उसको फीवर भी हो रहा है। तो ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज मॉनिटरिंग द बॉडी सिम्टम्स। देन उसके बाद दूसरा जो है सिम्टम का मतलब समझना, मतलब कि डिफाइन एंड इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेट करना, समझना। ठीक है ना, अपने सिम्टम्स जो उसमें हो रहे हैं उनको समझना। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को चेस्ट पेन हो रही है तो वो समझने की कोशिश करेगा कि यह क्या ये गैस की वजह से हो रही है या फिर उसकी हार्ट में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से है। देन उसके बाद ट्रीटमेंट लेना, मतलब कि रेमेडियल एक्शन। ठीक है, रेमेडियल एक्शन मतलब कि ट्रीटमेंट लेना। ठीक है, कोई घर का नुस्खा यूज़ करेगा, ऑब्वियसली जो गरीब होगा, ज़्यादातर जो है गरीब ही ऐसा करते हैं कि वो घर का नुस्खा यूज़ करते हैं। तो कोई जो है वो डॉक्टर के पास जाएगा। ठीक है ना। देन उसके बाद हेल्थ केयर सिस्टम का यूज़, मतलब कि हॉस्पिटल जाना, दवा लेना, है ना, कोई हॉस्पिटल जाके दवाई लेता है, टेस्ट करवाता है, ये सब जो है इस बिहेवियर का एक पार्ट होते हैं। ठीक है ना, सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं कि इलनेस बिहेवियर का मतलब होता है कि इंसान जो है वो कैसे अपनी बीमारी को समझता है और उसको ठीक करने के लिए क्या स्टेप्स लेता है। ठीक है, देन उसके बाद दीज बिहेवियर्स, ठीक है ना, दीज बिहेवियर्स आर हाउ पीपल कोप विद द अल्टर्ड फंक्शनिंग कॉज्ड बाय द डिजीज। ठीक है, मतलब कि जब कोई बंदा बीमार हो जाता है, जब किसी बंदे को डिजीज़ हो जाती है तो इंसान जो है वो पहले की तरह काम नहीं कर पाता, और उसी डिजीज़ उस डिजीज़ के साथ जीने के तरीके को ही हम जो है इलनेस बिहेवियर बोलते हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है जिसको आर्थराइटिस होता है, और आर्थराइटिस क्या होता है, जॉइंट में इन्फ्लेमेशन। जब जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो क्या होता है, बंदा चल नहीं पाता, तो वो बंदा क्या करता है, पेशेंट क्या करता है, केन या फिर वॉकिंग सिटिंग का यूज़ कर सकता है। ये क्या है, इलनेस बिहेवियर होता है। देन उसके बाद दूसरा, अगर किसी बंदे को जो एक पेशेंट होता है जिसको माइग्रेन हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, तो वो लाउड म्यूजिक और ब्राइट लाइट से बचने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके का जो है क्या होता है, ये भी इलनेस बिहेवियर होता है। सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, इलनेस बिहेवियर एक तरीका होता है। क्या होता है, एक तरीका होता है जिससे लोग जो है अपनी डिजीज़ के साथ एडजस्ट करते हैं और नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद दे आर यूनिक टू द पर्सन एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एज, बायोलॉजिकल सेक्स, फैमिली वैल्यूज़, इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चर, एजुकेशनल लेवल एंड मेंटल स्टेटस। ठीक है ना, मतलब कि हर इंसान का इलनेस बिहेवियर जो है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है, हर एक इंडिविजुअल के इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से वो अलग होता है। ठीक है ना, और ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला दिया गया एज, है ना, एज जो है इस पर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। मतलब कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे जो है वो बीमारी होने पर ज़्यादा इरीटेट होते हैं और रो कर रिएक्ट करते हैं। अगर मैं बड़े लोगों की बात करूँ, एडल्ट्स की बात करूँ, वो बीमारी को नॉर्मल मानकर एडजस्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद जो है दूसरा, बायोलॉजिकल सेक्स। ठीक है, बायोलॉजिकल सेक्स में क्या है कि जो मतलब कि लड़का और लड़की, ठीक है ना, लड़कियां जो है वो बीमारी होने पर ऑब्वियसली जो है इमोशन ज़्यादा दिखाती है, जबकि लड़के जो होते हैं वो इग्नोर करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। देन उसके बाद फैमिली वैल्यूज़। ठीक है, फैमिली वैल्यूज़ में क्या होता है कि जो कुछ फैमिलीज़ में जो है ऐसा रिवाज होता है, मतलब कि जो है छोटी बीमारियों को इग्नोर करने का कल्चर होता है। ठीक है ना, और कई कई जो है हेल्थ को कुछ कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं, कुछ कुछ फैमिली वैल्यूज़ ऐसे होते हैं कि उनको जो है बहुत सीरियसली लिया जाता है। ठीक है ना, देन उसके बाद जो होता है इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब कि पैसे पैसे का जो कैसा फाइनेंशियली कैसे जो स्टेबल है या अनस्टेबल है। जो गरीब लोग होते हैं वो डॉक्टर के पास कम जाते हैं, ऑब्वियसली पैसे होने की कमी की वजह से, और घर के जो है ज़्यादा नुस्खे यूज़ करते हैं, नुस्खे प्रेफर करते हैं। और अमीर लोगों की बात करूँ तो वो हेल्थ चेकअप्स और बेस्ट हॉस्पिटल प्रेफर जो है, वो अमीर लोग होते हैं वो जो है हेल्थ चेकअप्स ज़्यादा करते हैं, हफ्ते में भी एक दो बार जाते हैं, और बेस्ट हॉस्पिटल प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं ऑब्वियसली। देन उसके बाद आता है हमारा कल्चर एंड एजुकेशन। कल्चर एंड एजुकेशन का मतलब क्या है कि कुछ लोग जो है वो सिर्फ आयुर्वेदा या होम्योपैथी जो होता है उसको ट्रस्ट करते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड पर्सन होते हैं, वो एजुकेटेड लोग होते हैं, वो साइंटिफिकली प्रोन ट्रीटमेंट्स को प्रेफर करते हैं। ठीक है, ठीक है।
तो मेंटल स्टेटस की अगर हम बात करें, मेंटल स्टेटस में भी जो है यही होता है। मेंटल स्टेटस मतलब कि जिसका मेंटल स्टेटस सही होगा वो जो है अपनी हेल्थ का जो है अच्छे से ध्यान रख सकता है, ठीक है ना। तो ये भी जो है इलनेस बिहेवियर में आता है। तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि हर इंसान का इलनेस बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है, क्योंकि ये उसके एज, जेंडर, फैमिली, पैसे और एजुकेशन पर जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। देन उसके बाद जो है देयर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम टेबल फॉर द स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर्स विच में ऑकर रैपिडली और स्लोली। मतलब कि हर एक इंसान जो है वो अलग स्पीड से, है ना, अलग स्पीड से इलनेस को एक्सपीरियंस करता है। से फॉर एग्जांपल किसी को बुखार होता है तो वो तुरंत जो है तो जल्दी से जो है क्या करता है, हॉस्पिटल जाता है ना, उससे बर्दाश्त नहीं होता। तो कोई 10 दिन तक भी जो है वो बुखार को इग्नोर कर लेता है और तब जो है डॉक्टर के पास जाता है। सिंपल भाषा में कोई जल्दी ट्रीटमेंट लेता है तो कोई देर करता है, और ये इंसान पर जो है डिपेंड करता है, हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से जो है ये चलता है, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद नया पैरा स्टार्ट हो रहा है। नर्सिंग रोल दिखाया गया है यहाँ पे कि नर्सिंग रोल्स थ्रू आउट द स्टेज जो है वो दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यहाँ पे क्या कहा गया कि नर्स जो होती है, जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती है, उसका काम जो है वो इलनेस के किसी भी स्टेज में जो है नहीं बदलता, सेम रहता है। हर स्टेज में जो है नर्स का रोल जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है। देन उसके बाद इन ऑल एज स्टेजेस द नर्स एक्सेप्ट द पेशेंट एज एन इंडिविजुअल, गिव्स नर्सिंग केयर बेस्ड ऑन प्रायोरिटाइज्ड नीड्स एंड फैसिलिटेट्स रिकवरी थ्रू फिजिकल केयर, इमोशनल सपोर्ट एंड हेल्थ एजुकेशन। मतलब कि यहाँ पे कहा गया कि जो नर्स होती है ना, जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती है, उसका काम सिर्फ इंजेक्शन देना या फिर दवा देना नहीं होता, बल्कि जो नर्स होती है वो पेशेंट की इमोशनल और एजुकेशनल नीड्स का भी जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। से फॉर एग्जांपल नर्स जो होती है वो सिर्फ पेशेंट की दर्द की दवा नहीं देती, लेकिन बल्कि वो क्या करती है, वो उसको समझाती है कि ये दर्द क्यों हो रहा है, अगर पेशेंट में दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और ये दर्द अगर हो भी रहा है तो वो कैसे ठीक होगा। और जो है अगर हम बात करें, नर्स जो है वो पेशेंट का इमोशनल सपोर्ट भी करती है, इमोशनली जो है उसके साथ जुड़ी रहती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर होता है तो उस कैंसर पेशेंट को वो मोटिवेट करती है। अगर उस कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है तो उसके लिए एजुकेट करती है, उसके लिए समझाती है, उसके लिए हेल्थ एजुकेशन देती है, क्या डाइट के लिए जो है डाइट मॉडिफिकेशन के लिए समझाती है। ये सारी चीज़ें जो है नर्स का काम होता है। मतलब कि नर्स का रोल जो है वो सिर्फ ट्रीटमेंट देना नहीं होता, बल्कि वो पेशेंट का इमोशनल और एजुकेशन सपोर्ट भी करता है, ठीक है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे कहा गया कि स्टेज ऑफ इलनेस बिहेवियर, है ना, स्टेज ऑफ इलनेस बिहेवियर के बारे में कहा गया, जो कि शीमा ने 1965 में दिए थे, उसको डिस्कस किया है अगले पेज पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेज क्या होता है इलनेस बिहेवियर का, एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स। क्या लिखा है, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन इलनेस इज रिकॉग्नाइजिंग वन और मोर सिम्टम्स दैट आर इनकम्पैटिबल विथ वंस पर्सनल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। मतलब कि अगर कोई इंसान जो है वो अपनी बॉडी में कुछ एबनॉर्मल फील करता है जो उसके नॉर्मल हेल्थ की डेफिनेशन से मैच नहीं करता, तो वो इलनेस जो है इलनेस का पहला स्टेप होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, मतलब अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान जो है वो अपनी बॉडी में कुछ एबनॉर्मल फील करता है जो उसके नॉर्मल हेल्थ की डेफिनेशन, जो नॉर्मल हेल्थ की जो डेफिनेशन होती है उससे मैच नहीं करता, तो वो इलनेस का पहला स्टेप होता है। से फॉर एग्जांपल अगर एक हेल्दी पर्सन की मैं बात करूं जो कि रोज़ मॉर्निंग वॉक पे जाता था, ठीक है, जो रोज़ मॉर्निंग वॉक पे जाता था, जाया करता था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, उसको फटीगनेस महसूस होने लगी, उसको थकावट आने लगी, तो ये क्या होगा, ये थकावट, ये फटीगनेस जो है ये पहला सिम्टम होता है। सिंपल भाषा में कह सकते हैं इलनेस जो है उसका पहला स्टेज तब होता है जब इंसान जो है सिम्टम्स को पहचानता है। देन उसके बाद ऑल्दो पेन इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम इंडिकेटिंग इलनेस, अदर कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड रैशेज, फीवर, ब्लीडिंग और कफ, ठीक है। इसमें कहा गया मतलब कि अगरचे पेन जो है वो सबसे सबसे कॉमन सिम्टम होता है, लेकिन इलनेस की शुरुआत, इलनेस की स्टार्टिंग जो है वो फीवर, मतलब कि बुखार से भी हो सकती है, ब्लीडिंग, है ना, खून अगर ब्लीडिंग हो रहा है किसी को, है ना, ब्लीडिंग से भी हो सकती है, या फिर रैशेज से भी हो सकती है। से फॉर एग्जांपल टाइफाइड का पेशेंट अगर मैं लेता हूँ तो उसमें फीवर भी होता है लेकिन उसमें कोई पेन नहीं होता। लेकिन वायरस अगर मैं बात करूँ डेंगू पेशेंट की, जो जिसको डेंगू होता है, तो उसमें पूरी बॉडी में पेन भी होती है, उसको जो है बुखार भी होता है, उसको फीवर भी होता है, ये दोनों चीज़ें होती है, फीवर भी होता है, उसको पेन भी होता है। सिंपल भाषा में इलनेस का सिग्नल जो है वो सिर्फ पेन नहीं होता, फीवर भी होता है, कफ भी हो सकता है, रैशेज भी जो है एज ए सिम्टम दिख सकते हैं। देन उसके बाद इफ़ द सिम्टम्स, जो ये सिम्टम लाइक पेन, रैशेस, फीवर, ब्लीडिंग, कफ, ये सारी चीज़ें, या कोई और जो सिम्टम होता है, अगर ये जो है शॉर्ट टाइम में जो है खुद से ही, खुद के ख्याल रखने से ही ठीक हो जाते हैं, शॉर्ट टाइम, और आर रिलीव्ड बाय सेल्फ केयर, अगर शॉर्ट टाइम में ये खत्म हो जाते हैं, या फिर अगर हम खुद का अच्छे से ख्याल रखते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, माल न्यूट्रिशन होने नहीं देते, तो क्या होगा, ये सिम्टम्स अगर खुद से सही होते हैं, पर्सन यूजुअली टेक्स नो फर्दर एक्शन, तो हम कोई एक्शन नहीं लेते। लेकिन इफ़ द सिम्टम्स कंटिन्यू, अगर हमारे ख्याल रखने के बाद भी जो है, या हमने ख्याल नहीं भी रखा, अगर ये सिम्टम्स कंटिन्यू रहे, तो क्या होगा, ये पर्सन जो है जिसको ये सिम्टम्स आ रहे थे, अब ये जाएगा दूसरे स्टेज में, जिसको हम
दूसरा स्टेज क्या होता है, एज्यूमिंग सिक रोल, ठीक है ना, एज्यूमिंग सिक रोल। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखना ज़रा, यहाँ पे भी यही लिखा है, एक पर्सन जो है, अगर एक पर्सन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये पर्सन है, तो इसको क्या हो रहा है, इलनेस इंडिकेट हो रही है ना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस क्या कर रहा है, सिम्टम्स का एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसको क्या होगा, इलनेस किस फॉर्म में होगी, इसको सिम्टम्स दिखेंगे, कौन से, पेन होगी, डिस्कम्फर्ट होगा, या तो फीवर होगा, ठीक है। अब ये चीज़ सिम्टम्स आ गए, अब ये सिम्टम्स या तो शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, अगर ये शॉर्ट टर्म हुए, और या फिर सेल्फ केयर की वजह से अगर ये खुद ठीक हुए तो हम कोई एक्शन नहीं लेते, जो मैंने ऊपर पढ़ाया आपको। लेकिन अगर ये सिम्टम्स लॉन्ग टर्म रहते हैं, बहुत ज़्यादा समय लेते हैं और ख़त्म नहीं होते और कंटिन्यू रहते हैं, देन द पर्सन एंटर्स नेक्स्ट स्टेज, देन उसके बाद पर्सन जो है वो नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है, दैट इज एज्यूमिंग द सिक रोल, ठीक है। तो क्या है, द इंडिविजुअल नाउ सेल्फ डिफाइंस एज अ बीइंग सिक, सीक्स वैलिडेशन ऑफ दिस एक्सपीरियंस फ्रॉम अदर्स, गिव्स अप नॉर्मल एक्टिविटीज एंड एज्यूम्स अ सिक रोल। मतलब कि इस स्टेज में जो है वो जो इंसान होता है, जो पर्सन होता है, वो खुद को बीमार मान लेता है और अपने सिम्टम्स को कंफर्म करने के लिए दूसरे लोगों से बातचीत कर लेता है। इस वजह से क्या होता है कि इस वजह से वो अपनी जो है अपनी डेली एक्टिविटीज जो है वो छोड़ देता है और सिक रोल जो है वो अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अगर जो है सर दर्द और फीवर फील करता है ना, पढ़ाई करते वक्त या किसी और टाइम पे, तो वो जो है वो अपने पेरेंट्स को बताता है। अगर पेरेंट्स उसके बोलते हैं कि हाँ शायद बुखार हो गया है, तो वो जो है वो स्कूल नहीं जाएगा और जो है वो रेस्ट करेगा। तो ये क्या होता है, इलनेस बिहेवियर का दूसरा स्टेज, क्योंकि इसमें जो है ये सिक रोल जो है वो प्ले करता है। या फिर दूसरी एग्जाम्पल मैं दूँ, एक ऑफिस वर्कर जो होता है वो अगर वो बहुत वीक फील करता है, तो वो बॉस को बताकर छुट्टी लेगा और अपनी जो है वो बेड रेस्ट करेगा। सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, जब इंसान जो है वो सिम्टम्स को सीरियसली लेना स्टार्ट करता है, शुरू करता है, और अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को जो है वो छोड़कर रेस्ट या ट्रीटमेंट लेने के का डिसीजन लेता है, तो उसको जो है सिक रोल कहा जाता है, ठीक है। देन उसके बाद एट दिस स्टेज मोस्ट पीपल फोकस ऑन देयर सिम्टम्स एंड बॉडीली फंक्शंस। क्या होता है कि जो है जब इंसान जो है मतलब जब इंसान जो है वो सिक रोल अडॉप्ट कर लेता है, तो उसका जो पूरा ध्यान होता है वो सिर्फ अपनी बीमारी और सिम्टम्स पर होता है। फॉर एग्जांपल फीवर होने पर क्या होता है कि इंसान जो है वो बार बार अपनी बॉडी चेक करेगा, है ना, बॉडी टेम्परेचर चेक करेगा, बॉडी में कोई भी चेंज मत ना हो रही चेक करेगा कि कहीं और दर्द जो है तो नहीं हो रहा है, या फीवर बढ़ तो नहीं रहा है, ये सारी चीज़ें। और थ्रोट इन्फेक्शन अगर किसी को है तो उस पर जो है उसके होने पर क्या होता है कि इंसान जो है वो हर बार थोड़ा बोलने के बाद जो है वो अपनी आवाज़ चेक करता है। तो सिंपल भाषा में जो है सिक रोल में क्या होता है कि इंसान जो है पर्सन जो है वो खाली अपने बारे में ही सोचता है, अपनी बीमारी के बारे में ही सोचने लगता है, और उसका जो फोकस होता है वो सिर्फ जो है वो सिम्टम्स पे होता है, ठीक है, यही पेन, फीवर, रैशेस वगैरह ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल हेल्थ beliefs and practices, the person may choose to do nothing, may research symptoms on internet sources, may buy over-the-counter medications, may try alternative remedies to relieve symptoms, or may seek out a healthcare provider for diagnosis and treatment। इसका मतलब क्या है कि हर कोई इंसान जो होता है वो अपनी सोच और लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग जो है वो इलनेस को हैंडल करता है। कोई इंसान जो है अगर हेल्थ को सीरियसली नहीं लेता, तो वो जो है बीमारी को इग्नोर करेगा और बोलेगा कि कुछ दिन में ठीक खुद हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और कोई जो एजुकेटेड पर्सन होता है वो गूगल पर जाएगा, सिम्टम सर्च करेगा और जानने की कोशिश करेगा कि उसको क्या हो सकता है ना। देन उसके बाद अगर कोई जो है और कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि वो मेडिकल स्टोर पे जाएगा, ओवर द काउंटर मेडिसिन लेगा, बिना डॉक्टर से मिले, डॉक्टर से बात करे बिना। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस होते हैं जो हम क्लिनिक्स पे खुद ही जाते हैं और दवाई लेते हैं। और कोई आयुर्वेदिक या फिर होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो है वो ट्राई करेगा, जैसे हल्दी दूध, ठीक है ना, या फिर कद्दा, या फिर कोई डायरेक्टली जो है वो हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करेगा, ठीक हो गया। हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि हर एक इंसान जो है वो इलनेस का ट्रीटमेंट जो है अलग तरीके से करता है। कोई इग्नोर करता है, कोई गूगल करता है, कोई दवा खरीदता है, और कोई जो है वो डॉक्टर के पास चला जाता है, ठीक है। देन उसके बाद जो है हमारे पास बेसिक इन आवर सोसाइटी एन इलनेस बिकम्स लेजिटिमेट व्हेन अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर डायग्नोसिस इट एंड प्रेस्क्राइब्स ट्रीटमेंट, ठीक हो गया। मतलब कि अगर किसी को जो है से फॉर एग्जांपल जो पहले इसका मतलब भी समझाता हूँ, तब तक कोई भी बीमारी ऑफिशियल नहीं होती जब तक डॉक्टर या फिर मेडिकल एक्सपर्ट जो है वो उसको डायग्नोस नहीं करता, है ना, कंफर्म नहीं होती, तब तक उसको डिजीज़ ऑफिशियली नहीं माना जाता, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर किसी को बुखार होगा और वो घर पे ही दवा लेना स्टार्ट करेगा, दवा ले रहा होगा, तो लोग जो है वो कहेंगे कि छोटी बीमारी है। ऑब्वियस सी बात है, होता है ना, अगर कोई किसी को फीवर हो रहा है, वो घर पे ही दवा ले रहा है, तो लोग क्या बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो बोलेंगे नहीं छोटी सी बीमारी है, इसको कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अगर वही इंसान डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कहता है कि ये मलेरिया है, तो अब इलनेस को सीरियसली माना जाएगा और ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो सिंपल भाषा में हम क्या कह सकते हैं, जब तक जो है डॉक्टर डायग्नोस नहीं करता, तब तक लोग जो है वो इलनेस को सीरियसली नहीं लेते।
देन उसके बाद आफ्टर सीकिंग हेल्प फ्रॉम दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर द पर्सन बिकम्स अ पेशेंट एंड एंटर्स द नेक्स्ट स्टेज। मतलब कि जब इंसान जो है वो डॉक्टर के पास जाता है और चेकअप कराता है तब वो ऑफिशियली पेशेंट बन जाता है और इलनेस बिहेवियर का अगला स्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी, कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल अगर सिर्फ दर्द महसूस कर रहा है तो वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान होता है, लेकिन जब वही पर्सन जो है वो डॉक्टर के पास जाके डायग्नोसिस करवाता है और उसको दवा मिलती है तब वो ऑफिशियली पेशेंट बन जाता है। सिंपल भाषा में जब डॉक्टर जो है वो इलनेस को कन्फर्म करता है तभी एक इंसान जो है वो पेशेंट बन जाता है और ट्रीटमेंट जो है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। देन यहाँ पे जो है स्टेज सेकंड का बताया गया है कि पेशेंट जो है वो पहले सिक फील करेगा और अपनी कन्फर्मेशन के लिए अपने बाकी साथियों को बोलेगा, या फैमिली भी हो सकती है इसमें, जिससे उसको कन्फर्म होगा कि हाँ वो बीमार है। देन उसके बाद वो एज्यूम करता है सिक रोल और फोकस करता है अपने सिम्टम्स पे और बॉडी की फंक्शंस पे। या इसके बाद वो क्या करेगा, तीन चीज़ें या और भी चीज़ें कर सकता है। पहली चीज़ वो इग्नोर करेगा, मतलब कि डूज नथिंग, वो कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही रहने देगा, चलो कोई बात नहीं खुद ठीक होगा। देन उसके बाद या तो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस करेगा, ड्रग्स लेगा, है ना, ओवर द काउंटर ड्रग्स लेगा, दवाई लेगा खुद ही डॉक्टर से बिना पूछे। देन उसके बाद क्या कर सकता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से हेल्प ले सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद जब वो ऐसा करता है, जब उसकी डिजीज डायग्नोस होती है, जब वो पेशेंट माना जाता है, देन उसके बाद जो है वो एंटर करता है नेक्स्ट स्टेज में, दैट इज एज्यूमिंग द डिपेंडेंट रोल। अब सुना यहाँ पे तीसरा स्टेज क्या होता है, एज्यूमिंग डिपेंडेंट रोल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुनना यहाँ पे, इसमें क्या होता है, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पेशेंट्स डिसीजन टू एक्सेप्ट द डायग्नोसिस एंड फॉलो द प्रेस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट प्लान। मतलब कि इस स्टेज में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो अपनी बीमारी को एक्सेप्ट कर लेता है, बीमारी का जो इसका सच होता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और जो इसको डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट प्लान जो है वो उसको प्रेस्क्राइब करता है उसको फॉलो करना जो है वो स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को डायबिटीज़ जो है वो डायग्नोस हो जाता है तो वो पहले क्या करता है, वो पहले तो शायद वो इग्नोर कर लेता है, लेकिन क्या होता है बाद में, क्या होता है कि जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तब रेगुलर इंसुलिन लेना वो जो है वो स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। सिंपल भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि पेशेंट जो है वो एक्सेप्ट करता है कि उसको जो है वो बीमारी है और ट्रीटमेंट प्लान को वो जो है फॉलो करना स्टार्ट कर लेता है। देन उसके बाद द पर्सन में इनिशियली हैव डिफिकल्टी कन्फर्मिंग टू द रिकमेंडेशंस of the health care provider and may decide to seek a second opinion or deny the डायग्नोसिस। मतलब कि कई बार जो है वो पेशेंट डायग्नोसिस को एक्सेप्ट नहीं करता या फिर डाउट करता है, इसलिए जो है वो क्या करता है, वो सेकंड ओपिनियन लेने या फिर डायग्नोसिस को डिने करने की जो है वो सोच लेता है। फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर बोलता है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है ना, किसी पेशेंट को डॉक्टर बोलता है कि कोई भी किसी भी तरह की आपको सर्जरी की नीड है, सर्जरी की ज़रूरत है, तो पेशेंट क्या करता है कि पेशेंट को किसी और डॉक्टर से भी जो है वो कंफर्म करना चाहता है क्या मुझे सर्जरी चाहिए या नहीं चाहिए। या फिर अगर किसी को कैंसर डायग्नोज होता है तो वो पहले जो है वो शॉक में आ जाता है और बीमारी को नहीं मानता। सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, हर पेशेंट जो है वो तुरंत डॉक्टर की बात नहीं मानता, कुछ लोग जो वो कंफर्म करने के लिए दूसरे डॉक्टर से जो है वो ओपिनियन लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद द लैक ऑफ इंडिपेंडेंस इज मोर ट्रबलिंग फॉर सम पीपल हु बेस्ड ऑन देयर डायग्नोसिस ऑफन रिक्वायर असिस्टेंस इन कैरिंग आउट एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग एंड नीड इमोशनल सपोर्ट थ्रू एक्सेप्टेंस, अप्रूवल, फिजिकल क्लोजनेस एंड प्रोटेक्शन। क्या कह रहा है कि कुछ लोग जो होते हैं उनको जो है, कुछ लोगों के लिए बीमारी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि वो जो है उनका डिपेंडेंट हो जाना, वो डिपेंड नहीं होना चाहते, है ना। ये एक जो है चैलेंज होता है बहुत सारे पेशेंट्स के लिए, क्योंकि उन्हें अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो दूसरों की मदद की जो है वो ज़रूरत होती है, नीड जो है उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो उसको जो है वो कपड़े बदलने में, नहाने में या फिर खाने पीने तक के लिए जो है वो मदद चाहिए होती है। या फिर हम कह सकते हैं अगर किसी का जो है सर्जरी हो जाता है, किसी भी तरीके का सर्जरी हो जाता है, तो उसको जो है बेड से उठने में या फिर चलने फिरने में, वॉशरूम तक जाने के लिए भी जो है वो नर्स या फिर फैमिली मेम्बर की ज़रूरत होती है। हम सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, इस स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट जो वो डिपेंडेंट हो जाता है और उसको जो है हर छोटी एक्टिविटी के लिए जो है वो मदद चाहिए होती है, हेल्प चाहिए होती है। एंड उसके बाद दूसरा जो है दे नीड इमोशनल सपोर्ट, है ना, दे नीड इमोशनल सपोर्ट थ्रू एक्सेप्टेंस, अप्रूवल, फिजिकल क्लोजनेस एंड प्रोटेक्शन। मतलब कि जो पेशेंट होता है वो सिर्फ जो है वो फिजिकली डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि जो इमोशनल सपोर्ट भी जो है उसको चाहिए होता है, उसको एक्सेप्टेंस, अप्रूवल और मेंटल जो है उसकी भी जो है शांति चाहिए होती है। से फॉर एग्जांपल जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको सिर्फ दवा की नहीं बल्कि फ्रेंड्स और फैमिली जो होते हैं उनका भी इमोशनल सपोर्ट भी जो है उनको चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक एल्डरली पेशेंट होता है उसको अल्जीमर्स डिजीज़ हो जाता है, तो क्या होता है कि उसको जो है वो सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता बल्कि उसको इमोशनल अटैचमेंट और केयर भी जो है वो चाहिए होती है। हम क्या कह सकते हैं कि पेशेंट को जो है इसमें सिर्फ फिजिकल केयर नहीं बल्कि इमोशनल सपोर्ट भी जो है वो चाहिए होता है, ठीक है।
यहाँ पे देखना ये क्या लिखा है, जब जैसे ही हेल्थ केयर टीम जो होता है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, उनसे क्या होता है डायग्नोसिस या फिर डिजीज जो होती है वो कंफर्म हो जाती है, तो क्या होता है उसको वो ये इसको डिफ़िकल्टी हो जाती है इसको एक्सेप्ट करने में। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कैंसर होता है किसी को, वो बोलता है कि हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, और इसको एक्सेप्ट करने के लिए वो पहले जो है कन्फर्म करने के लिए सेकेंड ओपिनियन चूज़ करता है, या तो इस चीज़ को, इस कैंसर अगर उसको है उसको नहीं मानता, या फिर जो है किसी और डॉक्टर से वो कन्फर्म कर लेता है। देन उसके बाद और क्या होता है इसमें, जो पेशेंट है वो लैक ऑफ इंडिपेंडेंस इज ट्रबलिंग, मतलब कि उसको जो है वो इंडिपेंडेंट रोल नहीं होता, इसमें जो है पेशेंट वो डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, यही होता है एज्यूमिंग डिपेंडेंट रोल, पेशेंट इसमें डिपेंडेंट हो जाता है। देन उसके बाद आता है चौथा, अचीविंग रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन, ये लास्ट होगा बट नॉट द लीस्ट, अचीविंग रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन माइट बिगिन इन द हॉस्पिटल एंड कंक्लूड एट होम और मे बी टोटली कंक्लूडेड एट ए रिहेबिलिटेशन सेंटर और एट द होम। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है उसका रिकवरी फेज जो है हॉस्पिटल से स्टार्ट होता है, लेकिन वो कंप्लीट कहाँ पे होता है, या तो घर में कंप्लीट होगा या फिर रिहैब सेंटर में कंप्लीट होगा। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर किसी का जो है हार्ट सर्जरी हो जाता है तो पहले उसको जो है हॉस्पिटल में केयर मिलेगी, और फिर घर घर में जो है उसको धीरे धीरे जो है वो रिकवरी होगी। या फिर अगर किसी का जो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाता है ना, तो उसको क्या होगा कि हॉस्पिटल के बाद जो है रिहैब सेंटर में फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब कि हम कह सकते हैं रिकवरी हॉस्पिटल, मतलब जो रिकवरी होती है वो हॉस्पिटल में स्टार्ट होती है, शुरू होती है, लेकिन कंप्लीट कहाँ पे होती है, घर में या फिर रिहैब सेंटर में वो कंप्लीट होती है। देन उसके बाद मोस्ट पेशेंट्स कंप्लीट दिस फाइनल स्टेज ऑफ इलनेस बिहेवियर एट होम। ठीक है, मतलब कि जो है ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं घर में आके अपनी नॉर्मल लाइफ रिज्यूम करते हैं, फिर से उनकी नॉर्मल लाइफ आ जाती है और धीरे धीरे जो है वो रिकवर होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इन दिस स्टेज द पर्सन गिव्स अप द डिपेंडेंट रोल एंड रिज्यूम्स नॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसमें क्या होता है कि अब पेशेंट जो है वो डिपेंडेंट रोल जो है उसको छोड़कर वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है, जैसे काम पर जाना, एक्सरसाइज करना, अपनी जिम्मेदारियां निभाना एक्सेट्रा। से फॉर एग्जांपल अगर किसी को सर्जरी होती है तो उसके बाद एक स्टूडेंट जो होता है वापस स्कूल जाना स्टार्ट कर लेगा, और हार्ट अटैक से रिकवर होने के बाद एक ऑफिस वर्कर जो ऑफिस में काम करता है वापस जो है वो ज्वाइन करता है। सिंपल भाषा में हम क्या कह सकते हैं, इस स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है और अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो रिज्यूम कर लेता है। फिर उसके बाद इफ़ द केयर प्लान इंक्लूड्स हेल्थ एजुकेशन द पर्सन में रिटर्न टू हेल्थ एट ए हायर लेवल ऑफ फंक्शनिंग इन कंपेरिजन टू बिफोर द इलनेस। मतलब कि अगर रिकवरी प्रोसेस में पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दी जाती है तो वो बीमारी से रिकवर होने के बाद और भी हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अडॉप्ट कर सकता है। से फॉर एग्जांपल अगर एक डायबिटिक पेशेंट की बात करते हैं, अगर एक डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसको प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज जो है अगर वो सीख ले तो वो जो है वो सिर्फ रिकवर नहीं करेगा बल्कि वो जो है फ्यूचर में भी और ज़्यादा हेल्दी हो सकता है। और अगर एक कार्डियक पेशेंट मतलब हार्ट डिजीज़ पेशेंट जो है उसको सिखाया जाता है कि कैसे हेल्दी रहना है, तो वो हार्ट अटैक के बाद भी जो है और अच्छा जो है और अच्छा केयर करेगा अपनी हेल्थ का। तो हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, अगर पेशेंट को जो है हेल्थ एजुकेशन मिलती है तो वो रिकवरी के बाद और भी हेल्दी और फिट हो सकता है। ठीक है, तो अब इस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, रिवाइज करते हैं ना, समराइज करते हैं टॉपिक को। हमने 4 स्टेज पढ़े, कौन कौन सा, इलनेस बिहेवियर की 4 की स्टेज होते हैं। पहला स्टेज क्या था, एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स, मतलब कि जब पेशेंट जो है वो सिम्टम्स फील करता है और इलनेस का रियलाइजेशन होता है, जब उसको पता लगता है कि उसको इलनेस है। दूसरा स्टेज क्या होता है कि एज्यूमिंग द सिक रोल। इसमें क्या होता है जब पेशेंट जो वो एक्सेप्ट करता है कि वो बीमार है, अभी तक उसको पता था लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अब इसको वो बीमार है उसको उसने एक्सेप्ट किया और ट्रीटमेंट ढूंढना जो है वो स्टार्ट करता है सेकंड स्टेज में, दैट इज एज्यूमिंग द सिक रोल। देन तीसरा स्टेज हमने पढ़ा एज्यूमिंग डिपेंडेंट रोल, अब पेशेंट जो है वो डिपेंड रहता है, जब पेशेंट जो वो ट्रीटमेंट फॉलो करता है और डिपेंडेंट हो जाता है, ये होता है तीसरा स्टेज। चौथा स्टेज लास्ट होगा बट नॉट द लीस्ट, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन, मतलब कि जब पेशेंट जो है वो धीरे धीरे वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है और नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इलनेस बिहेवियर और उसके कुछ स्टेजेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, तो अच्छे से कर लेना। अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।